हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्ले ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज हम इसकी लाइन बाय लाइन नोट्स को पढ़ के इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो सार दिया गया है, जो एक्चुअल चीज़ें समझाई गई है टेक्स्ट के अंदर, ये ओथेलो की स्टोरी के अंदर विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसको आज हम समझेंगे, क्योंकि इसी चीज़ को हमें एग्जाम के अंदर लिखना होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं अपने एग्जाम के एक दिन पहले बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। तो देखिए, ये स्टोरी जो हम हमारे चैनल पे पहले ही समझ चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारी यहाँ पर ये समरी की जो नहीं होने वाली यहाँ पर समरी, बट यहाँ पर इसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर्स ओथेलो इज अ ट्रेजेडी दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ जेलसी। तो देखिए, पहली लाइन क्या कहती है कि जो ये नोट्स आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपको अपनी एग्जाम के लिए। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं जहाँ क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया है। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है ओथेलो, वो एक ट्रेजेडी है दैट एक्सप्लोर। देखिए, क्या किस चीज़ को एक्सप्लोर करती है, दिखाती है, तो थीम ऑफ जेलेसी। देखिए, इसका एक मेन थीम है जेलेसी, यानी कि जलन। मैनिपुलेशन एक दूसरा इसका थीम है कि देखिए, इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। रेसिज्म का मतलब होता है कि कलर, देखिए कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रंग भेद करते हैं, तो उसको कहते हैं रेसिज्म। एंड बिट्रेयल, जिसका मतलब होता है कि दगा देना। तो देखिए, इन चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है, दिखाया गया है। इसकी सेकंड लाइन है फर्स्ट परफॉर्म इन 1604। तो देखिए, पहली बार इसको परफॉर्म करा गया था 1604 के अंदर। द प्ले फॉलो द डाउनफॉल ऑफ ओथेलो। देखिए, जो ये प्ले है क्या दिखाता है हमें, तो दिखाता है कि डाउनफॉल यानी कि गिरावट किसकी, तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है ओथेलो, उसकी गिरावट। अ मूरिश जनरल इन अ वेनेशियन आर्मी। अब मूरिश का मतलब होता है कि एक ब्लैक जनरल है। देखिए, ब्लैक जनरल है कहाँ पर, तो वेनेशियन आर्मी के अंदर। ये वेनेशियन आर्मी है, ये जो वाइट लोगों की एक आर्मी है, और एक जनरल है उनका, एक ब्लैक पीपल उनका जनरल है। एज ही फॉल्स विक्टिम टू दी डिसीटफुल स्कीम ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ईगो। तो देखिए, जो एज ही फॉल्स विक्टिम, देखिए किस एक विक्टिम बन जाता है एक गुनाह का, या मतलब गुनाह के अंदर एक विक्टिम होता है ना, जिसके ऊपर कुछ गलत किया गया है होता है, उसको कहते हैं विक्टिम। तो देखिए, वो विक्टिम बन जाता है किस स्कीम की, तो एक ईगो था जो उसका सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसके साथ एक काम करने वाला व्यक्ति, उसकी जो गलत स्कीमें थी, धोखेबाजी वाली स्कीमें थी, उसके अंदर वो एक विक्टिम बन जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को एक सब्सक्राइब करके हमें एक थैंक यू दिए। तो चलिए आगे समझते हैं। द प्ले इज पावरफुल exploration of human vulnerability and the destructive nature of the unchecked emotion. The play is a powerful exploration. तो एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। क्या दिखाता है, तो क्या दिखता है, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी का मतलब वो होता है कि देखिए, इंसानों की जो खामियां या उनकी जो कमजोरियां होती है वो, और डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अनचेक इमोशन। देखिए, जो अनचेक इमोशन होते हैं, जो अनकंट्रोल इमोशन की जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है इनकी, जो देखिए आपका कोई इमोशन है, यानी कि आपका गुस्सा है अगर, तो वो उनको आप कंट्रोल नहीं करते, तो वो क्या कर सकता है, आपका डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो वो क्या दिखा रहा है कि जो पावरफुल किस चीज़ का एक्सप्लोरेशन कराता है, तो देखिए डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अनचेक इमोशन। दिस एनालिसिस एग्जामिन द मेजर थीम्स। देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ मेजर थीम्स है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लैंग्वेज का कैसे यूज करी गई है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले, अंडरस्टैंडिंग द इंड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड रिलेवेंस। देखिए, कुछ यहाँ पर इस चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम की लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, तो यहाँ से जाके आप अपनी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ करी है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो न्यू होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं, उनके नीचे मैंने थोड़ी कुछ मीनिंग्स लिख दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आपकी हेल्प करने के लिए मीनिंग्स लिख दिए हैं इंग्लिश के अंदर, कोई अगर हिंदी नहीं समझता तो चलिए, यहाँ तक पहला हमारा थीम है जेलेसी एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। देखिए, पहली चीज़
जो इस प्ले के अंदर, ओथेलो प्ले के अंदर शेक्सपियर ने डिस्कस की है या दिखाई है, वो है जेलेसी। एक जेलेसी जो इमोशन है, जलन, वो कैसे एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, तबाही का एक फोर्स है। तो देखिए ये समझते हैं इस चीज को। जेलस इज द सेंट्रल थीम इन द ओथेलो। तो जेलसी है वो एक सेंट्रल मेन थीम है ओथेलो का। ड्राइविंग द प्रोटोगोनिस्ट डाउनफॉल। तो देखिए ड्राइविंग का मतलब होता है कि उसको उस जगह तक ले जाना, लीड्स टू प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है कि जो हीरो है या इसका मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ओथेलो। तो उसकी डाउनफॉल, उसकी तबाही या उसकी बर्बादी तक ले जाता है क्या, एक जेलसी। इयागो मास्टरफुली मैनिपुलेट ओथेलो इनटू बिलीविंग दैट हिज वाइफ। देखिए इयागो है ये हमारा एंटेगोनिस्ट है। एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है कि एक विलन या जो बुरा इंसान है इस प्ले के अंदर। तो वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, मास्टरफुली मैनिपुलेट करता है, यानी कि जो हमारा ओथेलो है उसके विचार को मैनिपुलेट करता है, उसको बदलता है, उसके साथ छल कपट करता है। इनटू बिलीविंग दैट, वो मैनिपुलेट ऐसा करता है कि उसको मान लेता है उसकी वाइफ है जो डेस्डेमोना, वो हैज बीन मतलब अनफेथफुल, कि जो यागो ऐसी चाल चलता है, ऐसा मैनिपुलेशन करता है कि जो ओथेलो वो ऐसा मान लेता है कि उसकी वाइफ है वो अनफेथफुल है, वो भरोसे के लायक नहीं है या वो चीट कर रहे हैं उस पे। ओथेलोस डिसेंट इनटू जेलसी इज स्विफ्ट। देखिए जो ओथेलो है उसकी जो जेलसी है वो उसको क्या करती है, जो डिसेंट का मतलब होता है गो डाउन, यानी कि बहुत ज्यादा अंदर उतर जाना। देखिए वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज है। देखिए इसका मतलब है कि ओथेलो जल्दी फास्ट जितना हो सकता है, मतलब वो जेलस हो जाता है किसी चीज पर, उसको इतनी ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग है, उसको जल्दी से मतलब वो चीजें इतना एनालाइज नहीं करता कि ये सही बोल रहा है या गलत, पर वो अचानक से मान लेता है, लीडिंग टू ट्रेजिक कंसिक्वेंस। और जब वो किसी चीज को अच्छे से नहीं समझता और अच्छे उस पर बिलीव कर लेता है तो वो क्या होता है, उसका ट्रेजिक कंसिक्वेंस यानी कि बुरी हालातों को जन्म देती है। शेक्सपियर प्रेजेंट द जेलसी इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। देखिए जो शेक्सपियर है हमारे इसके राइटर ओथेलो के, वो प्रेजेंट करते हैं जेलसी एज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, खुद की बर्बादी का एक वेपन या कारण, दैट ब्लाइंड्स रीजन। देखिए जो हमारी जेलसी है वो ये क्या करती है कि ब्लाइंड यानी कि अंधा कर देती है, दिखाई नहीं देने देती है कारण को या असलियत को। एज अ सीन इन ओथेलोस रिफ्यूजल टू सीक प्रूफ ऑफ डेस्डेमोनास एलिगल बेट्रियल। तो देखिए जब उसकी आंखों के अंदर वो मतलब उसके दिमाग में ऐसी चीज चढ़ जाए कि उसकी वाइफ है वो क्या है, अनफेथफुल है या उससे लॉयल नहीं है, तो वो देखता ही नहीं है, वो उसकी आंखें अंधी हो जाती है। कहते हैं ना कि देखिए लोगों को जब ऐसी गुस्सा आ जाता है तो वो उनको दिखाई नहीं देता कि सामने कौन है, तो वो क्या करता है कि उसकी वाइफ सही या गलत है उसका कोई वो एक प्रूफ मांगता नहीं है इयागो से या उसकी वाइफ से कि वो एक धोखेबाज है। तो यही दिखाया जाता है कि हमें जब गुस्सा करते हैं तो कोई चीज़ें हमें सही से समझ में नहीं आती है। उसके बाद है कि द फ्रेज ओ ब्रेव माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी। तो देखिए वो मेरे राजा जो लॉर्ड ऑफ जेलेसी, माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज द ग्रीन आइन मॉन्स्टर विच डॉथ मेक द मीट इट्स फीड ऑन। तो देखिए ये डायलॉग दिखाता है कि जो जेलेसी है वो क्या है, एक ग्रीन आइज मॉन्स्टर है। आइड यानी कि जिसकी आंखें ग्रीन हो जाती है जब वो जेलस होता है, तो वो एक इस तरह से दिखा रही है, पर्सोनिफिकेशन कर रही है। सर्व एज द वार्निंग दैट जेलेसी कंज्यूम दोज हु कम टू इट। देखिए ये वार्निंग देता है कि जो जेलसी है वो लोगों को अंदर तक बर्बाद कर देती है। देखिए उसके बाद है हमारा टॉपिक मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। तो देखिए हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। मैनिपुलेशन का मतलब मैंने आगे ही समझाया कि लोगों के विचारों के साथ खेलना, उनके दिमाग के साथ खेलना, और डिसेप्शन का मतलब होता है कि चीटिंग करना। तो देखिए इयागो, इस जो चीटिंग और मैनिपुलेशन का काम किसका है, तो इयागो का है। द प्ले एंटागोनिस्ट। देखिए एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि इसका विलन या कोई अगेंस्ट कैरेक्टर। इम्बॉडीज का मतलब होता है सिंबलाइज। तो देखिए जो एंटागोनिस्ट है वो सिंबल है द थीम ऑफ मैनिपुलेशन, कि देखिए जो मैनिपुलेशन का एक सिंबल है कौन, हमारा इयागो। ही डिसीव्स, देखिए बहकाना, इसका मतलब होता है डिसीव का मतलब होता है बहकाना, डेस्डेमोनास ओथेलो बाय एक्सप्लोइटिंग हिज इनसिक्योरिटी एंड प्लांटिंग फॉल्स एविडेंस। तो देखिए वो किस तरह से बहकाता है ओथेलो को, तो देखिए एक्सप्लोइटिंग हिज इनसिक्योरिटी, देखिए उसकी अंदर की भावना है ओथेलो की, उसको एक्सप्लोइट करता है, उसको इनसिक्योर फील कराता है, और जो एविडेंस होते हैं कुछ उनको
गलत तरीके से यूज करता है, प्लांटिंग फॉल्स गलत तरीके यूज करता है, सच एज अ डेस्डेमोनाज हैंडकरचीफ। देखिए स्टोरी के अंदर क्या होता है कि जो डेस्डेमोना की हैंडकरचीफ होती है उसको ये हमारा इयागो क्या करता है अलग जगह पे डाल देता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ओथेलो है उसको लगता है कि जो उसकी वाइफ है वो उसको चीट कर रही है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। टू कन्फर्म ओथेलो सस्पिशियस कि देखिए जो हैंडकरचीफ अलग जगह डाल देता है जब ओथेलो, तो ये पक्का हो जाता है कि उसको एक शक हो जाता है कि देखिए कि ये कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ तक आपको मैंने जब जो आपने स्टोरी देखी है हमारे चैनल पे, इसकी देखिए मैंने समरी भी एक्सप्लेन की है, तो प्लीज उसको भी जरूर से देख लेना। इससे पहले देखिए इयागोज स्किलफुल यूज ऑफ words allow him to remain unsuspected while orchestrating the Othello's downfall। तो देखिए जो उसकी स्किल है इयागो की कि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करता है, ऐसी ऐसी चीज़ों का जो टेक्निक्स का यूज़ करता है कि उसको कोई सस्पेक्ट नहीं कर पाता कि ये कुछ गलत कर रहा है, जो कि दिखाता है। और जो ओथेलो को डाउनफॉल यानी कि उसकी बर्बादी कर रहा है वो किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो वर्ड्स को इसे यूज़ करता है। His ability to manipulate other, उसकी जो इयागो है हमारा, उसकी जो एबिलिटी है लोगों को मैनिपुलेट करने की, इंक्लूडिंग द रॉड्रिगो एंड कैशियो। देखिए ये दो कैरेक्टर है रॉड्रिगो और कैशियो, उनको भी ये मैनिपुलेट करता है। कौन? इयागो। हाईलाइट्स शेक्सपियर्स कमेंट्री ऑन द ह्यूमन गलिबिलिटी। देखिए वो क्या दर्शाता है, जो सबको मैनिपुलेट करता है और सबको बेवकूफ़ भी बनाता है, वो दिखाता है लोगों की इमोशंस, जो ह्यूमन की इमोशंस को। एंड द ईज विथ द विच ट्रस्ट कैन बी एक्सप्लोइटेड, और जो दिखाता है कि कैसे आसानी से लोगों का ट्रस्ट कैन बी एक्सप्लोइटेड, उनको जो ट्रस्ट को बर्बाद कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है रेसिज्म एंड अदरनेस। देखिए तो रेसिज्म का मतलब होता है कि कलरवाद, ये मतलब देखिए रंग भेद होता है ना, तो उसको कहते हैं रेसिज्म। देखिए ये बाहर के देशों में ज़्यादातर दिखा जाता है। दोस्तों ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो चलिए आगे का हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ओथेलो एज अ मूर। ओथेलो एज अ मूर, देखिए मूर का मतलब होता है एक ब्लैक पीपल, तो एज अ मूर है वो एज अ ब्लैक इज अन आउटसाइडर इन वेनेशियन सोसाइटी। तो देखिए वेनेशिया जहाँ पर वाइट लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक ब्लैक पीपल, एक मूर एक आउटसाइडर है, यानी कि बाहर का है। सोसाइटी डिस्पाइट हिज हाई मिलिट्री रैंक, देखिए सोसाइटी में उसकी भले ही एक बड़ी रैंक है मिलिट्री के अंदर, पर फिर भी वो एक आउटसाइडर ही है, क्योंकि वो ब्लैक है और सब लोग वाइट है। He is frequently subjected to racial slurs, such as when Iago refers to him as a old black ram। तो देखिए वो बार बार उसको देखिए वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सामना करना पड़ता है, जब कि देखते हैं कि जो इयागो है वो उसको क्या कहते हैं, ओल्ड ब्लैक रैम, यानी कि एक पुराना जो भेड़ है काले कलर का, वो दिखाता कहता है, एक इस तरह के मॉक करता है उसको। ओथेलो इनसिक्योरिटी अबाउट हिज रेस एंड फॉरेन बैकग्राउंड मेक्स हिम सस्पेक्टेबल टू इयागोस मैनिपुलेशन। तो देखिए क्या होता है कि जो उसको इनसिक्योरिटी होती है कि वो एक बाहर का है, वो वैसे ब्लैक है, तो उसको एक इनसिक्योरिटी होती है, उसकी जो फॉरेन यानी कि बाहर की आइडेंटिटी है, उसका बैकग्राउंड है, तो उस वजह से क्या होता है कि देखिए जो इयागो है वो आसानी से उसको मैनिपुलेट कर पाता है। द प्ले क्रिटिसाइज्स अ सोसाइटी दैट आउटवर्डली एक्सेप्ट द ओथेलो बट हार्बियर्स डीप सीटेड प्रेजुडाइज अगेंस्ट हिम। तो देखिए ये दिखाता है कि जैसी सोसाइटी है जो ओथेलो को उसको एक्सेप्ट तो कर लेती है, बट उनके दिमाग के अंदर जो प्रेजुडाइज पहले से यानी कि जो ग्रंथियां बंधी हुई है कि ब्लैक पीपल के अगेंस्ट, वो दिखाती है। ही अल्टीमेट डाउनफॉल कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रेशियल एंजाइटी प्रेजेंट इन शेक्सपियर टाइम। तो देखिए जो ओथेलो का डाउनफॉल यानी कि उसकी बर्बादी इस प्ले के अंदर दिखाई गई है, वो क्या दिखाता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है रेशियल एंजाइटी को। उस समय के अंदर जब शेक्सपियर ने जब ये कहानियाँ लिखी थी, तो उस टाइम के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको ये प्रेजेंट करता है। तो देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा जेंडर एंड रोल ऑफ वुमन। तो देखिए डेस्डेमोना, एमिलिया एंड बियंका रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वुमनहुड इन दी प्ले। तो देखिए जो हमारे ये 4 वुमेन्स है, डेस्डेमोना, एमिलिया, बियंका, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वुमनहुड, वुमन के स्वभाव को इस प्ले के अंदर। देखिए डेस्डेमोना इज अ पोर्ट्रेल एज अ वर्च्यू एंड सबमिसिव। तो देखिए जो डेस्डेमोना क्या पोर्ट्रे करती है, क्या दिखाती है, तो वो एक
अच्छी गुणवान औरत है, बट वो फिर भी सबमिसिव, इसका मतलब है कि वो विनम्र है। एमिलिया ऑफर्स अ मोर क्रिटिक व्यू ऑफ मैरिज। देखिए एमिलिया है वो क्या दिखाती है कि मैरिज का एक क्रिटिकल व्यू दिखाती है। एंड बियंका इज अ मार्जिनलाइज एज अ कॉर्टिसन। तो देखिए जो बियंका है वो एक मार्जिनलाइज यानी कि इसको बाहर निकाली गई एक वेश्या है। तो देखिए वो इस तरह से दिखाया गया है इसको। द ट्रीटमेंट ऑफ वुमन एज अ प्रॉपर्टी इज एविडेंट इन ओथेलो लैंग्वेज। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ वुमन एज अ प्रॉपर्टी, तो देखिए क्या है कि उस समय वुमन को एक प्रॉपर्टी की तरह दिखाया जाता है। इज एविडेंट इन ओथेलोस लैंग्वेज। ओथेलो की जो भाषा यूज करी गई है उसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि वुमन को एज ए एक प्रॉपर्टी दिखाया गया है। एज ही रेफर्स टू डेस्डेमोना ओ कर्स ऑफ मैरिज। एज ही रेफर्स टू डेस्डेमोना की एक जो एक मैरिज है कर्स है, दैट वी कैन कॉल दिस डेलिकेट क्रीचर अवर्स एंड नॉट देयर एपिटिटीज। देखिए वो क्या ये लाइन है जो वी कैन, जो हमारे ऑथेलो कहता है कि वी कैन कॉल दिस डेलिकेटेड क्रीचर। देखिए हम इन डेलिकेटेड यानी कि बेचारे क्रीचर को, देखिए औरतों को किस तरह से ये ऑथेलो समझाता है, क्रीचर यानी कि जानवर, जो बेचारे जानवर को उनके प्यार नहीं करते हम अच्छे से। देखिए वो क्या चीज़ दिखा रहा है कि एक औरत को वो एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक्ट 3 और सीन 3 में दिखाया गया है। एमिली स्पीच इन एक्ट 4 वो भी सीन 3 challenges the gender norms by highlighting the double standard in the how men and women are expected to behave। तो देखिए एमिली के जो डायलॉग्स है वो क्या चैलेंज करते हैं उस समय के जेंडर जो इनक्वालिटी है, सॉरी, तो उसके अंदर हाईलाइट करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है उस सोसाइटी के अंदर उसको, और जहाँ पर मैन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और वुमन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है, वो इनके डायलॉग से समझ में आता है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे दूसरे अपडेट भी मिल सके, और इसकी जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ उसकी लिंक हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो देखिए कुछ कैरेक्टर एनालिसिस भी हमने यहाँ पर ऐड करे हैं। अगर आप चाहते हैं इसके कैरेक्टर एनालिसिस को तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो कुछ कैरेक्टर एनालिसिस आप खुद से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इयागो है, ओथेलो है या डेस्डेमोना है। तो यहाँ पे आप पढ़ के खुद भी कुछ ना कुछ थोड़ा मिक्स करके लिख सकते हैं। उसके बाद है इमिलिया, फिर लैंग्वेज एंड सिम्बोलिज्म। यहाँ पर और भी देखिए कुछ मैंने पॉइंट ऐड करे हैं, जैसे कि देखिए लैंग्वेज एंड सिम्बोलिज्म क्या यूज़ करे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हर चीज़ मैं नहीं समझा सकता, तो प्लीज़ यहाँ पर आपको इन नोट्स को रेफर करके अब एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और इसकी लिंक जो हमारी इसकी पीडीएफ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच।